डिक्टेटर कितना ही ताकतवर और बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, उसका इख्तिताम दो तरीक़ों से हो ही जाता है। या तो अवाम उसे पकड़ कर लटका देती है या फिर वो कहीं दूसरे मुल्क भाग जाता है। शेख हसीना भी उनमें से एक ऐसी ही डिक्टेटर थीं। शेख हसीना का शुमार भी इन्हीं में होता है, जो 5 अगस्त 2024 को 15 साल की हुकूमत के बाद बांग्लादेश से भाग गईं और भागकर इंडिया जाती हैं और इंडिया से आगे लंदन जाने की कोशिश करती हैं कि वहाँ उनको पनाह मिल जाए। उनकी ऑफिशियल रेजिडेंस से निकलने के कुछ टाइम बाद ही प्रोटेस्टर्स ने वहाँ धावा बोल दिया, उनके आलीशान घर को लूट लिया और वहाँ खाना भी खाया और पूरे घर में घूमते फिरते रहे। और उनके वालिद शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के फाउंडर थे, उनके मुजस्मे को भी तोड़ दिया गया। याद रखिएगा, प्रोटेस्टर्स जब गुस्से में होते हैं तो वो जिंदा इंसान तो क्या, मूर्तियों को भी नहीं छोड़ते। शेख हसीना के मुताबिक बांग्लादेश में अचानक ये सूरत हाल बनी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सूरत हाल के पीछे एक बैकग्राउंड है। ये सूरत हाल काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही थी। प्रोटेस्टर्स वक्तन फ़वक्तन एहतजाज कर रहे थे अपने हक के लिए। यही सवाल सबके जहन में आज से कुछ दिन पहले गर्दिश कर रहा था कि क्या हसीना वाजिद स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के आगे टिक पाएंगी या उन्हें भागना पड़ेगा। फिलहाल बांग्लादेश आर्मी ने इंटर्म गवर्नमेंट बनाने का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश आर्मी सूरत हाल काबू करने की कोशिश करेगी। वहाँ के लोगों को ये उम्मीद है और यकीन भी है कि बांग्लादेश को एक नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा। लेकिन फिर इलेक्शन होना भी एक बहुत ही मुश्किल काम है। क्या बांग्लादेश आर्मी की इंटर्म गवर्नमेंट बनाने के बाद वहाँ डेमोक्रेसी बहाल हो पाएगी या नहीं, या फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस का दबदबा और बढ़ जाएगा। आखिर स्टूडेंट्स को हसीना वाजिद से मसला क्या था, और दुनिया में कहीं भी डिक्टेटर डेमोक्रेसी हो, वो स्टूडेंट्स से इतना डरती क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट्स अगर एक बात पे अड़ जाएं तो फिर उनके सामने किसी की नहीं चलती। शेख हसीना की उल्टी गिनती शुरू होती है स्टूडेंट के प्रोटेस्ट से, जिसकी शुरुआत एक स्टूपिड किस्म के कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू हुई थी। कोटा सिस्टम शेख हसीना वाजिद ने दोबारा शुरू किया था, जिसको कुछ अरसा पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन हसीना वाजिद ने इसको दोबारा शुरू किया। उसकी क्या वजूहात हैं? ये कोटा सिस्टम बिल्कुल नॉन सोशल जस्टिस पे मुश्तमिल था। शेख हसीना ने इस कोटा को दोबारा शुरू किया, जिसका नाम था फ्रीडम फाइटर कोटा, यानी जॉब्स में 30% कोटा फ्रीडम फाइटर्स और उनकी फैमिली के लिए। और फ्रीडम फाइटर्स की तादाद सिर्फ और सिर्फ पूरे मुल्क की 0.13% रखी गई। लेकिन क्या जब बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से अलहदा हुआ था तो उसमें सिर्फ 0.13 लोग शामिल थे? जी नहीं। लेकिन हसीना वाजिद इस काम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती थी। जिसको जॉब देंगी तो वो हसीना वाजिद से कभी जुदा नहीं होगा कि जॉब तो हसीना वाजिद ने दी है, काम भी उसी के करेंगे। इस कोटा के तहत शेख हसीना वाजिद ब्यूरोक्रेसी में और सिविल सर्वेंट्स में और बहुत सी जगह जॉब्स में अपने लोगों को एडजस्ट करती थी। अब स्टूडेंट का ये मुतालबा था कि जो 30% कोटा है इसको रिफॉर्म किया जाए। अब शेख हसीना वाजिद इस चीज़ पे नहीं आ रही थी। वो चाहती थी कि ये कोर्ट में फैसला है, कोर्ट को फैसला करने दिया जाए, आप इसमें क्यों प्रोटेस्ट करते हैं। अब शेख हसीना बेसिकली एक डिक्टेटर बन चुकी थी। स्टूडेंट इस बात को बखूबी जानते थे कि डिक्टेटर तमाम इदारों को किस तरह काबू करता है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे अदलिया हो, चाहे कोई भी इदारा हो। और बहुत से इदारों में तो उनके कोटा सिस्टम के लगाए हुए लोग थे। अब जो कोटा री इंट्रोड्यूस हो रहा था वो भी शेख हसीना वाजिद के कहने पर हो रहा था। हत्ता कि शेख हसीना वाजिद ने प्रेस फ्रीडम को भी कुछ भी न समझा और जो भी उनके खिलाफ बोलता उनको पाबंदे सलासल करना पड़ता। अब स्टूडेंट्स जब सड़कों पर आए तो शेख हसीना वाजिद की पार्टी का भी एक स्टूडेंट विंग है जो कि बेसिकली गुंडों पर मुश्तमिल था। उन्होंने आम स्टूडेंट्स को मारना शुरू कर दिया और चुन चुन कर मारा। उससे बात आगे बढ़ती गई। वहाँ की पुलिस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इंटरनेट बिल्कुल बंद कर दिया गया। लेकिन एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 1000 से ज्यादा लोग हसीना वाजिद की डिक्टेटरशिप का शिकार हुए और अपनी जान से हाथ धो बैठे। लेकिन स्टूडेंट्स डटे रहे और शेख हसीना वाजिद के गुंडों से और पुलिस से मुकाबला करते रहे। अब स्टूडेंट्स ने उन लाशों को भी रख लिया कि हम इनको बिल्कुल भी कहीं नहीं जाने देंगे जब तक ये फैसला नहीं हो जाता। फिर अचानक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि ये 30% कोटा को खत्म कर दिया गया है। अब बात तो असल ये है कि यहाँ बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला भी शेख हसीना वाजिद से जुड़ा हुआ था। शेख हसीना वाजिद का ही ये अमल था कि हम इस कोटा सिस्टम को फिलहाल विड्रा कर लेते हैं, स्टूडेंट्स अपने घर चले जाएंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और वो कोटा सिस्टम विड्रा हुआ तो स्टूडेंट्स फिर भी घर न गए, क्योंकि स्टूडेंट्स को अब गुस्सा था कि तकरीबन 1000 के करीब लोग मर चुके हैं, उनका बदला हम नहीं छोड़ेंगे। स्टूडेंट्स का ये अब जहन था कि अब हम आपको नहीं जाने देंगे। अब तमाम स्टूडेंट एक इस बात पे मुत्तफिक थे कि शेख हसीना वाजिद को माफ़ी मांगनी पड़ेगी और इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन शेख हसीना वाजिद अपनी जगह डटी रही और स्टूडेंट्स का ये भी मुतालबा था कि जो आर्मी उनके साथ मुलविस है उनको भी जवाब देना पड़ेगा। अब शेख हसीना वाजिद ने क्या किया?
जो एक प्योर डिक्टेटर करता है। अपने मजालिम को डबल कर दिया और उन्होंने स्टूडेंट लीडर्स को उठाना शुरू कर दिया और उनसे झूठी स्टेटमेंट दिलवाना शुरू कर दी कि हम अपना प्रोटेस्ट वापस ले रहे हैं, हम इस प्रोटेस्ट को और आगे नहीं चला रहे। हालांकि पहले स्टूडेंट्स पर गन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन फिर हेलीकॉप्टर के जरिए स्टूडेंट्स पर गोलियां बरसाई गईं। अब स्टूडेंट्स का गुस्सा और बढ़ गया। अब उन्होंने कहा कि शेख हसीना वाजिद को इतने आसानी से नहीं जाने देंगे हम। अब स्टूडेंट्स सिर्फ एक ही बात पे थे कि शेख हसीना वाजिद को रिजाइन करना पड़ेगा। अगर शेख हसीना वाजिद इसको डेमोक्रेटिक तरीके से हल करने की कोशिश करती तो शायद सिचुएशन यहाँ तक न पहुँचती और मामला बहुत पहले ही सुलट जाता। लेकिन शेख हसीना वाजिद इस चीज़ को न समझी। कभी कर्फ्यू, कभी फोर्सेस का इस्तेमाल और कभी स्टूडेंट्स का बेदर्दी से कत्ल। वो कहते हैं ना कि जब जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है। 4 अगस्त यानी इतवार वाले दिन हसीना वाजिद के लिए कुछ घंटे रह गए थे। जब स्टूडेंट्स ने ये ऐलान किया कि हम यहाँ रैली करेंगे तो उसने अपने साथियों को कहा कि स्टूडेंट्स की इस रैली पर गोलियां बरसा दो। याद रखिएगा, ये काम जो 4 अगस्त को हुआ ये आर्मी या पुलिस ने नहीं किया, बल्कि ये उनकी अपनी अवामी लीग के लोग थे जिन्होंने ये किया और स्टूडेंट्स पर बिल्कुल सीधी गोलियां बरसाईं और 4 अगस्त को कई स्टूडेंट्स को मार दिया गया। अवामी लीग के इन गुंडों के पास बाकायदा बंदूकें थी और असले से लेस थे जो स्टूडेंट्स पर बिल्कुल सीधी गोलियां बरसा रहे थे। शेख हसीना तो बेसिकली एक डिक्टेटर माइंड की औरत थी। उसने ये बात सोची कि जब हम गोलियां दिखाएंगे, जब हम बंदूक दिखाएंगे तो कुछ स्टूडेंट और मरेंगे और उन मरे हुए को देखकर बाकी स्टूडेंट्स अपने अपने घरों को जाएंगे और कोटा सिस्टम तो मैं वैसे ही विड्रा कर चुकी हूँ, तो ये प्रोटेस्ट इधर ख़त्म हो जाएगा और मेरा डिक्टेटरशिप जो मेरी सो कॉल्ड हुकूमत है ये और चलती रहेगी। अब शेख हसीना के जहन में ये था कि जब दोनों साइड से लोग मरेंगे, कुछ हमारे लोग मरेंगे, कुछ स्टूडेंट मरेंगे, तो मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊंगी और कहूँगी कि बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने के लिए मुखालिफ मुल्कों की एजेंसियों ने यह काम किया है। लेकिन ऐसा ना हो सका। याद रखिएगा, सिर्फ 4 अगस्त को कमोबेश 100 लोग मारे गए और अब खुद सोचें कि कितने दिनों से ये प्रोटेस्ट जारी है तो पहले कितने लोग मारे जा चुके होंगे। इन 100 लोगों में ज़्यादातर लोग तो स्टूडेंट्स थे जो प्रोटेस्टर थे, कुछ पुलिस वाले भी थे, कुछ अवामी लीग के लोग भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा कत्ल होने वाले स्टूडेंट ही थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और अवामी लीग के गुंडों ने ये कत्ल व गारत बहुत सरेआम की, खुल कर की, जो हर जगह मौजूद है, कैमरों पे मौजूद है, इंटरनेट पे वीडियोज़ इसकी मौजूद हैं। अब स्टूडेंट्स की अगली कॉल ढाका की थी कि पूरे मुल्क से स्टूडेंट अब ढाका पहुँचेंगे और जो बात होगी ढाका जाकर होगी और शेख हसीना के रेजिडेंस का घेराव करेंगे। वक्ती तौर पे उनकी रेजिडेंस को आर्मी ने और फोर्सेस ने अपने घेरे में ले लिया, स्टूडेंट्स को वहाँ रोक लिया। स्टूडेंट्स का सिर्फ एक ही मौक़िफ़ था कि हम बहुत पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। बात इन्होंने शुरू की, इन्होंने कत्ल व गारत की। अब इतनी अमवात के बाद स्टूडेंट का जो डर था वो ख़त्म हो गया था। अब स्टूडेंट का एक ही मौक़िफ़ था कि मारना है तो मार डालो, कुछ पहले मर चुके हैं, हम भी मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है, इसमें आर्मी इन्वॉल्वमेंट करती है। आर्मी का ये मौक़िफ़ था कि हम प्रोटेस्टर पे कोई गोली नहीं चलाएंगे, प्रोटेस्टर्स अपना प्रोटेस्ट जारी रख सकते हैं। यहाँ अब लोगों के जहन में एक बात तो बैठ जाती है कि आर्मी शेख हसीना वाजिद के साथ नहीं खड़ी हो रही, यानी आर्मी ने प्रोटेस्टर्स के जहन में एक चीज़ इशारे में बिठा दी कि हम बेसिकली आपके साथ खड़े हैं। आर्मी उसी दौरान एक बयान देती है कि हम सिर्फ आवाम के साथ खड़े हैं। अब उसमें उनकी आर्मी की भी अपनी एक पॉलिटिक्स है, वो एक अलग टॉपिक है। अब लोगों के जहन में एक सवाल था कि अगर 5 अगस्त को फिर प्रोटेस्टर्स का और अवामी लीग के लोगों का सामना होता है तो आर्मी किस तरफ स्टैंड करेगी, क्या वो आवाम के साथ खड़ी होगी या अवामी लीग यानी शेख हसीना वाजिद के साथ। अब बात थी स्टूडेंट मूवमेंट वर्सेस हसीना। अब 5 अगस्त मंडे को सरकार ये ऐलान करती है कि हम इंटरनेट को बिल्कुल ब्लैकआउट कर रहे हैं, यानी इंटरनेट बिल्कुल बंद कर देंगे। उसका साफ सा मतलब है कि फिर गवर्नमेंट क्रैकडाउन की तरफ जा रही थी, यानी फिर पकड़ धकड़ होगी, मार होगी, कत्ल गारत होगी। स्टूडेंट्स भी आर या पार करने के चक्कर में थे। अब एक खबर चलती है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ यानी जनरल वाकर दिन 12 बजे कौम से खिताब करेंगे। अब स्टूडेंट ने जब ये बात सुनी तो उनके जहन में भी आ गया कि कुछ नया होने वाला है और हसीना वाजिद तो गई। और आर्मी की ये स्टेटमेंट कि आर्मी कभी भी अवाम पर गोली नहीं चलाएगी, कहीं ना कहीं शेख हसीना वाजिद के जहन में भी ये बात बैठ गई कि मुझे अब रिज़ाइन करना पड़ेगा। तकरीबन 1:30 पे मीडिया पे ये खबर चलती है कि शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दे दिया है और मुल्क से फरार हो रही हैं। 1:30 बजे वो इस्तीफ़ा देती हैं और अपनी बहन के साथ इंडिया की तरफ रवाना हो जाती हैं। वो फरार होने से पहले एक दफ़ा अलविदाई तकरीर करने का भी कहती हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया जाता। उसके बाद वो वहाँ से फरार होकर इंडिया चली जाती हैं और सुनने में आ रहा है कि इंडिया के बाद वो लंदन जाएंगी और लंदन जाकर सियासी पनाह हासिल करेंगी। 3 बजे बांग्लादेश के आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें वो बताते हैं कि शेख हसीना वाजिद यहाँ से फरार हो चुकी हैं और इंटर्म गवर्नमेंट बनाने का नोटिफिकेशन जारी करते हैं ताकि इंटर्म गवर्नमेंट के होते हुए इन दंगों, फसादात और खून खराबे को रोका जा सके। शेख हसीना वाजिद के फरार होने के बाद लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल हो गए और वहाँ जाके लूट मार शुरू कर दी, वहाँ जाके खाने खाए और उस दिन को उन्होंने इतना सेलिब्रेट किया
کہ شاید ہی کسی دن وہ اتنا سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ شیخ حسینہ واجد نے بنگلہ دیش پر 15 سال حکومت کی، لیکن وہ ایک ڈکٹیٹر مائنڈ کی خاتون تھیں جو اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب بنگلہ دیش میں انٹرم گورنمنٹ کے لیے بہت سے چیلنجز ہیں۔ سب سے پہلے تو جو اسٹوڈنٹ مسنگ ہیں، جن کو اغوا کر لیا گیا ہے، ان کو واپس لایا جائے گا۔ اس کے بعد جو اسٹوڈنٹ بے جا قتل ہوئے ہیں، ان کو قتل کرنے والے چاہے وہ فورسز کے لوگ ہوں، چاہے وہ عوامی لیگ کے لوگ ہوں، ان کو بھی نشانہ بنایا جائے گا، ان کو سزائیں دی جائیں گی۔ دیکھتے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ شیخ حسینہ واجد کے بھاگ جانے کے بعد ان کی پارٹی کے لوگوں پر بھی بہت مشکلات ہیں۔ ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے اور ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شیخ حسینہ واجد نے جو کیا سو غلط کیا، لیکن کیا وہاں کی عوام نے پرائم منسٹر ہاؤس کے ساتھ اور شیخ مجیب کی مورتی کے ساتھ جو کیا وہ ٹھیک تھا؟ چلیں، جو ہوا جیسا ہوا، ایک باب اپنے اختتام کو پہنچا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔